नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की और हमने देखा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और जब हम देख रहे थे कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो हमने देखा कि इसमें लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। तो हमने समझा कि ये जो लोकतंत्र है ये दो तरह से है। एक शासन प्रणाली के तौर पर लोकतंत्र कैसा है और दूसरा लोकतंत्र जीवन शैली के तौर पर कैसा है या जीवन पद्धति के तौर पर कैसा है। तो फिलहाल हम बात शासन प्रणाली पे कर रहे थे और जब हम शासन प्रणाली पे बात कर रहे थे तो हमने बताया कि अब्राहम लिंकन यूएसए के राष्ट्रपति, इन्होंने लोकतंत्र की बड़ी सामान्य से परिभाषा दी और इन्होंने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। और हम बात कर रहे थे भी जनता का शासन पे। और जब हमने देखा जनता का शासन तो हमने यह समझा कि जनता का शासन कहने का मतलब क्या है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति, शासन की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? जनता में। और जनता यह शासन कैसे करेगी? तो एक प्रत्यक्ष तौर पर अगर करेगी तो हम इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अगर अप्रत्यक्ष तौर पर करें यानी कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करें तो इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रतिनिधियों के माध्यम से जो शासन करती है तो हमने आपको बताया था कि जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है? चुनाव। और हमने इस चुनाव को लेकर फिर हमने आपको मतों के बारे में बताया। जैसे इसमें हमने आपको बताया था सार्वभौमिक मत, इसमें हमने आपको विशिष्ट वर्गीय अवधारणा बताया था और हमने आपको इसी में सामुदायिक अवधारणा भी बताया था। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अब हम आज की बात करते हैं और हमारी जो बात है, हम बात करेंगे आज प्रतिनिधिक मूलक शासन व्यवस्था जो है वो सफल कैसे होता है या उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, प्रतिनिधिक मूलक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए प्रतिनिधिक मूलक शासन व्यवस्था, ये जो प्रतिनिधिक मूलक शासन व्यवस्था है इसकी सफलता के लिए, देखिए आप सोचिए कि आपने एक इंसान को चुन दिया और आप इसको छोड़ दें यूं ही कि जाओ जो करना है करो। तो हो सकता है कि ये बहुत बेहतर काम करे और हो सकता है कि ये पूरा काम खराब कर जाए, है ना। तो बेहतर क्या है कि हम कुछ एक ऐसा सिस्टम बना दें जिससे कि यह सफलतापूर्वक काम कर सके। तो प्रतिनिधिक मूलक शासन व्यवस्था के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को एक निर्देश देते हैं, यानी कि हम उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांत थमाते हैं और बताते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है। इस मार्गदर्शक सिद्धांत में जनता क्या करती है, अपनी अपेक्षाएं बता देती हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से काम करो। यह जो मार्गदर्शक सिद्धांत है इसी को हम संविधान कहते हैं। क्या सिर्फ यह मार्गदर्शक सिद्धांत दे देने से काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, हमें निरंतर इन पर क्या करनी पड़ेगी? निगरानी। आपको यूं समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक साधारण सा उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। मानिए आपके घर में एक शादी है, आपके बड़े भाई आपकी बहन की शादी है। अब क्या है कि आपने अपने 4 मित्रों को कहा कि तुम्हें रहनी है, बहन की शादी ले लेते हैं, ज़्यादा जिम्मेवारी वाला काम होता है। 4 मित्रों को आपने ABCD कहा कि आपको इस शादी में रहना है और आपको मदद करनी है।
आपके चारों दोस्त बड़े अच्छे थे और ये चारों पहुंच गए, लेकिन आपने इनको बताया नहीं कि तुम्हें करना क्या है। तो ये क्या किया, ए भी चला गया जहाँ खाना बन रहा था, वहाँ गया, ये ए भी गया, बी भी चला गया, सी भी चला गया और डी भी चला गया। और एक जगह जहाँ बारात को अटेंड करना था वहाँ कोई नहीं गया। और क्या है कि जब ए गया तो उसने हलवाई को कुछ अलग इंस्ट्रक्शन दे दिया, बी गया, इसने कुछ और इंस्ट्रक्शन दे दिया, सी ने कुछ और दे दिया, डी ने कुछ और दे दिया। तो इस तरह क्या हो गया, काम खराब। तो यहाँ पे काम खराब हो गया और यहाँ कोई गया नहीं तो काम खराब ऑटोमेटिक होना था। तो आप समझ गए कि अगर हमें कोई भी काम करवाना है तो हमें एक निर्देश तो देना पड़ेगा ना। अगर आपने ए को बोला होता कि ए तुम बारात देख लेना, बी को आपने कहा था ऐसा करो तुम हलवाई वाला काम देख लो, जो हलवाई जहाँ काम कर रहा है वहाँ जाके तुम खाने वाला इंतज़ाम देख लो। आपने सी को कहा देखो तुम डेकोरेशन देख लो, है ना। डी को तुमने कहा कि तुम ऐसा है देखो घर में बहुत सारी लेडीज़ हैं तो पार्लर का काम तुम देख लो, उन्हें ले जाना ले आना। तो इस तरह आपका सारा काम बट गया और आपने चारों पर निगरानी कर ली और इस तरह के करके आपका काम सही तरीके से हो गया। तो एक तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब ये जो निगरानी करेगी तो कौन करेगी, जनता। जनता कैसे करेगी, जनता तब करेगी ना जब जनता के पास पावर होगा। पावर यानी कि अधिकार। दूसरा, ना सिर्फ पावर, दूसरे कुछ रिसोर्सेस होंगे, संसाधन। संसाधन कहने का मतलब मेरा यहाँ उससे है कि जैसे कोई संस्था है तो ये संस्था के माध्यम से भी नियंत्रण कर सकती है, निगरानी कर सकती है ना। तो आप यहाँ तक समझे कि प्रतिनिधिक मुतलक शासन व्यवस्था, इसकी सफलता दो बातों पर निर्भर करती है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत और दूसरा जनता का अधिकार संपन्न होना। तो अब हमारा सवाल है कि ये संविधान जो है ये क्या है। तो आइए बात करते हैं संविधान पे। आपने कभी सोचा कि ये संविधान क्या होता है या ये कैसे काम करता है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको कहा था कि आप साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। आप साथ साथ जो पढ़ेंगे, आप NCERT की किताब पढ़ेंगे क्लास 11th की। अभी फ़िलहाल आप ये पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में संविधान। पहली बात तो यही होगी कि संविधान क्या है बउआ। दूसरा, ये संविधान करता क्या है। तीसरी बात, इस संविधान को बनाएगा कौन। और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसे बना। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान क्या होता है। देखिए, संविधान में क्या करती है, जनता जो है ये अपनी सामूहिक इच्छाओं, कलेक्टिव डिजायर की अभिव्यक्ति करती है। ठीक, दूसरा, यह जो संविधान है यह सत्ता का मूल स्रोत होता है। हमारे जो देश है इसका जो शासन का संचालन है उसका पूरा का पूरा बेस ये संविधान है। यानी देश की शासन संचालन का आधार कौन है, ये संविधान। और एक बात और समझिए, यह जो संविधान है ये किस वर्ड से बना है, यह बना है सम जोड़ विधान। अगर इसका मतलब निकालेंगे तो बनता है सर्वोच्च विधान।
यानी कि संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च विधान है। तो आप समझ गए कि क्या है संविधान। संविधान देश का सर्वोच्च विधान है, यह शासन संचालन का आधार है, सत्ता का मूल स्रोत है, यह जनता के सामूहिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब सवाल ये है कि संविधान करता क्या है, यानी कि संविधान के कार्य क्या हैं। संविधान के कार्य क्या हैं? देखिए, यह लक्ष्यों को बताता है। किसके लक्ष्यों को? तो सरकार के लक्ष्यों को, कि सरकार को क्या करना है, किस तरह से करना है, ये लक्ष्यों को परिभाषित करता है। दूसरा, यह सरकार की संरचना को स्पष्ट करता है। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, फिर पीएम होते हैं, है ना। पीएम के बाद मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के बाद ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, पीसीएस। पीसीएस तो आपको ऊपर सेंटर पे नहीं मिलते, आईएएस। फिर आप स्टेट में आ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? गवर्नर, फिर सीएम, फिर इनके नीचे कुछ आईएएस अधिकारी होते हैं। फिर नीचे आएंगे आप तो पीसीएस अधिकारी मिलते हैं आपको अनुमंडल के स्तर पे, फिर कर्मचारी मिलते हैं, है ना। तो आपको ये जो पूरी संरचना है, पुलिस में आप आ जाएं तो आपको नीचे से आपको पता है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, इस तरह करके आप देखते ही हैं। तो ये क्या करता है संविधान? सरकार की जो संरचना है उसको स्पष्ट कर देता है। तीसरा, संविधान जो है जितने भी प्राधिकारी हैं, इनकी शक्तियों को स्पष्ट कर देता है, इनके उत्तरदायित्व को बताता है कि तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है। जैसे वहाँ 1 2 3 4 लोगों को आपने लगाया ABCD, तो अगर कोई गड़बड़ कर जाएगा तो आप स्पेशली उसको बोलेंगे कि देखो तुमको हम इस काम में लगाए थे, तुमसे ये काम नहीं हुआ, तुमसे नहीं होना था, तुम उनको बता देते पहले, है ना। तो वहाँ जिम्मेवारी तय होती है, तो उत्तरदायित्व तय हो जाता है। सरकार के जो प्राधिकारी हैं इनके बीच शक्तियों का विभाजन भी करता है। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, दोनों को यह बताया गया है कि न्यायपालिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है। तो न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। जितने भी पद हैं उन सब का जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। तो ये है संविधान के काम। आपको समझ में आया लोकतंत्र में संविधान क्या है, संविधान क्या करता है। अब सवाल यह है कि संविधान बनाएगा कौन? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि संविधान कौन बनाएगा। कुछ डाउट रहे आप लोगों को तो कमेंट में आप लोग पूछ लिया कीजिए। यूँ इस तरह खामोश बैठे रहना ये भी अच्छी बात नहीं है ना। चलिए, अब सवाल है कि ये संविधान बनाएगा कौन? कौन बनाएगा यह संविधान? ठीक, देखिए, आपको पता है, आपने अभी देखा कि संविधान क्या करता है। संविधान जनता की इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्त है, जनता की इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। तो अगर जनता की इच्छाओं को प्रदर्शित करता है तो संविधान का निर्माण किसको करना चाहिए? आप कहेंगे जनता को करना चाहिए। ठीक, अब सवाल ये है कि जनता क्या प्रत्यक्ष रूप से करेगी? तो आपको लगेगा कि जब
एक छोटा मोटा कानून बनाने के लिए हमने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है, तो संविधान बनाने के लिए भी तो हम प्रत्यक्ष रूप से तो करेंगे नहीं। दूसरा, जनता क्या कर सकती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर सकती है। और प्रतिनिधियों के माध्यम से कैसे? तो संविधान सभा बनाकर। ठीक है, अब ये संविधान सभा कैसे बनेगा? तो जनता को क्या करना चाहिए? सार्वभौम मताधिकार के हिसाब से यहाँ पे लोगों को चुन लेना चाहिए, यही होना चाहिए ना। लेकिन ये तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब सवाल है कि ये जब नहीं हुआ तो क्या हुआ? यहाँ से हमारा पीटी का क्वेश्चन यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, आईएएस, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। तो अब समझते हैं हम यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे संविधान निर्माण करने की, यानी हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक, चलिए। तो अब हमारा सवाल है भारत की संविधान सभा। मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना देता हूँ ताकि वहाँ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्लियर रहे। ठीक है।